हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो चलो आज हम डीएलएड के साइंस सब्जेक्ट के कुछ अगले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक बात कि अगर आपको अच्छा लगे, अच्छे से टॉपिक क्लियर हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अब जो है पहला टॉपिक हम आज स्टार्ट करेंगे रक्त। तो रक्त जो है शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों और हार्मोन के ऊतकों तक पहुँचाने वाला जो आवश्यक तरल संयोजी ऊतक है। यह जो है 55% प्लाज्मा और 45% आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स से बना होता है। अब रक्त के कार्य क्या क्या होते हैं। फेफड़ों से ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को जो है हमारे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने का ये कार्य करता है। दूसरा कार्य जो होता है, इसका मेन कार्य ये है कि ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। अब जो हमारा जो रक्त है उसका जो पीएच मान है वो 7.4 है, जो क्षारीय होता है नेचर में अपने। रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अब रक्त जो हमारा है वो 3 चीज़ों से बनकर बना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो पहले हम पढ़ लेते हैं आरबीसी के बारे में। इन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, इनका जो नाम है वो एरिथ्रोसाइट्स भी है। ठीक है। शरीर में अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य आरबीसी करेंगी। अंगों से जो CO2 जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वापस लाने का कार्य करेंगी और खून को हमारे जो है लाल रक्त प्रदान करेंगी। अब इसमें हमारी एक चीज़ निकल के आए कि खून का रंग लाल कैसे होता है, वो कोई और रंग का क्यों नहीं होता। तो हमारे खून का जो रंग होता है वो लाल इसलिए होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। अब हीमोग्लोबिन जो होता है, हीम का अर्थ होता है आयरन और ग्लोबिन का अर्थ होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। हमारा जो हीमोग्लोबिन जो है वो अपने साथ में ऑक्सीजन के 4 अणुओं को लेकर चलता है एक साथ। तो हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्या आया, नेक्स्ट आया डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो है संख्या में आरबीसी से कम होंगी। इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये 2 प्रकार की होंगी और इनका कार्य क्या होता है, शरीर में प्रवेश करने वाले जो विषाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया जो भी होते हैं जिनसे हमें रोगी हो सकते हैं हम, उनसे लड़ने का कार्य डब्ल्यूबीसी करती है। ठीक है। अब ये 2 तरीके की होंगी, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स के कौन कौन से टाइप्स हैं, इसका है एक तो ईसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और हेट्रोफिल्स। एग्रेन्युलोसाइट्स जो होती है 2 टाइप की होती है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स का जो दूसरा नाम होता है वो इन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। सिर्फ स्तनधारियों के खून के अंदर जो है प्लेटलेट्स मिलेंगी, जो स्तनधारी नहीं होते उनके खून में प्लेटलेट्स नहीं मिलेंगी। ये क्या करती है प्लेटलेट्स, घाव जहाँ पे हमें लगा होगा, चोट लगी होगी, उसके स्थान पर क्या करती हैं, ये जमा होने लगती है धीरे 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 धीरे, और वहाँ पे जमा होके जो है ये खून का थक्का जमा देती है। अगर खून का थक्का नहीं जमा तो खून अधिक मात्रा में बह जाएगा, जिससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो अब रक्त का थक्का, एक मेन क्वेश्चन आता है, रक्त का थक्का बनने की विधि क्या है। तो रक्त का थक्का बनने की जो विधि है वो हमारे शरीर में जब कोई चोट लगती है उस टाइम पे रक्त में जो उपस्थित होती है प्लेटलेट्स वो सक्रिय हो जाती हैं और एक दूसरे से चिपकने लगती है। ठीक है। इनके साथ साथ क्या होता है, फाइब्रिन भी जमा होने लग जाता है। तो वहाँ पे ना रक्त का थक्का बन जाता है। अगर किसी इंसान को चोट लग जाए और रक्त का थक्का अच्छे से न बने तो उसका खून जो है अधिक मात्रा में बह जाएगा, जिसकी वजह से खून की कमी होने की वजह से उस व्यक्ति की जो है मृत्यु हो सकती है। ये व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक आया रक्त वर्ग, कि रक्त वर्ग क्या होता है। तो रक्त वर्ग जो है इसकी खोज जो है लैंडस्टीनर ने की थी 1900 ईस्वी में, जिसके लिए उसे 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। मानव के शरीर में जो है मानवों के अंदर 4 प्रकार का रक्त वर्ग होते हैं, रक्त वर्ग ए, रक्त वर्ग बी, रक्त वर्ग ओ और रक्त वर्ग ए बी। तो रक्त वर्ग जो ओ है उसको हम सर्वदाता मानते हैं कि जो ओ रक्त वर्ग है वो सबको खून दे सकता है, और जो रक्त वर्ग ए बी है वो सबसे खून ले सकता है, इसलिए इसको हम कहेंगे सर्वग्राही। अब रक्त वर्ग कैसे, मतलब रक्त वर्ग है वो कौन सा खून ले सकता है कौन सा नहीं ले सकता है, ये कैसे डिसाइड होते हैं, ये डिसाइड होते हैं एंटीजन या फिर एंटीबॉडी की वजह से। ठीक है। एंटीजन क्या होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो आरबीसी में पाया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। अब एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं,
ये रुधिर के प्लाज्मा में पाए जाते हैं तथा एंटीजन की उपस्थिति में पाए जाने वाले ये क्या है, प्रोटीन है, जो दो प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या आया, जिसमें एंटीजन ए होता है वो रक्त वर्ग क्या होता है, ए होता है। जिसमें एंटीबॉडी बी एंटीजन ए बी होगा वो रक्त वर्ग बी होगा। जिसमें एंटीजन ए होगा वह बी होगा तो वो रक्त वर्ग ए बी होगा। कोई एंटीजन नहीं है तो रक्त वर्ग जो है वो ओ हो जाएगा। ठीक है। अब क्या है, आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर क्या होता है, इसका पता जो है वो लैंडस्टीनर एवं वीनर ने लगाया था। यह एक प्रकार का एंटीजन है जिसे बंदर से जो है प्राप्त किया गया। जिन व्यक्तियों में आर एच तत्व पाया जाएगा उन्हें आर एच पॉजिटिव बोल देंगे, जिनमें नहीं पाया जाएगा उन्हें आर एच निगेटिव बोल देंगे। जब हमें किसी इंसान के अंदर रक्त चढ़ाना होता है, रक्त देना होता है किसी इंसान को, तो हम उसका पहले यही चेक करते हैं कि आर एच पॉजिटिव है या आर एच निगेटिव है। ठीक है, उसके बाद में ही उसको रक्त हम देंगे। अब एक बीमारी होती है जो हमारे ब्लड से रिलेटेड होती है, उसका नाम है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया क्या होता है, ये एक अनुवांशिक रक्तस्राव विकार है। रक्तस्राव मतलब रक्त के बहने वाला, अनुवांशिक मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, जिसमें रक्त का जो थक्का जो है वो सही तरीके से नहीं बनता, उसे जो है हीमोफीलिया के रोग के अंदर ये होता है। ये जो है रोग ज़्यादातर पुरुषों के अंदर होगा और ये एक्स गुणसूत्र पर जो जीन होते हैं उनमें परिवर्तन के कारण होता है। इनको जो है अगले जो पीढ़ी में ट्रांसफ़र करेंगी वो औरतें करती है, लेकिन फिर भी ये क्या करता है, पुरुषों को प्रभावित करता है। अब इसके लक्षण कौन कौन से हैं, बिना कारण रक्तस्राव हो जाएगा, बिना वजह खून बहता रहेगा, जोड़ों में दर्द हो जाएगा, सूजन रहेगी, मूत्र जो होता है मूत्र में रक्त आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आया एनीमिया। एनीमिया क्या है, अब एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त या फिर हीमोग्लोबिन जो है, आरबीसी जो है, उनकी कमी हो जाती है, जिससे शरीर के ऊतकों में जो है ऑक्सीजन अच्छे प्रकार से नहीं पहुंच पाती। ये जो है किसकी वजह से होता है, आयरन की कमी की वजह से, विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। अब इसके लक्षण क्या क्या होंगे, लक्षण होंगे इसके थकान, सिर दर्द, चक्कर आना, त्वचा पीली पड़ना, सांस लेने में तकलीफ होना। ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक है थैलेसेमिया। ये भी एक प्रकार का रोग है। ठीक है। यह है एक अनुवांशिक रक्त विकार है जिससे शरीर पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता। हीमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बनेगा तो डायरेक्ट हम एक ही चीज़ समझ में आती है कि उसमें जो है रक्त की कमी होगी, जिसका क्या नाम बताया था अभी हमने पीछे, एनीमिया। तो इसके लक्षण क्या है, अत्यधिक थकान, कमजोरी, पीली त्वचा, पेट में सूजन, बच्चों के विकास में कमी। ठीक है। अब मानव हृदय के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुट्ठी के आकार का मांसपेशीय अंग है जो बाईं तरफ पाया जाता है हमारे शरीर में, जो शरीर में रक्त पंप करता है। यह परिसंचरण तंत्र का मुख्य हिस्सा है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को लेकर पूरे शरीर में पहुंचाएगा और CO2 जैसे अपशिष्ट पदार्थों को वहां से हटा देगा। अब हृदय जो होता है उसमें चार कक्ष होते हैं। दो ऊपरी जो कक्ष होते हैं उनको हम आलिंद बोल देते हैं, जो निचले दो कक्ष होते हैं उनको हम निलय बोल देते हैं। इसका जो लगभग औसतम वजन है वो 300 से 450 ग्राम तक होता है। यह निरंतर संकुचन और स्थिलन के माध्यम से शरीर में रक्त का प्रवाह बनाए रखता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अवशेषी अंग। जीवों के शरीर में स्थित वे अंग जो पूर्वजों में तो हमारे सक्रिय थे और उपयोग में लाए जाते थे, लेकिन विकास का जैसे जैसे क्रम बढ़ता चला गया इनका जो है हमने उपयोग करना बंद कर दिया। ठीक है ना। तो इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, अवशेषी अंग बोल देते हैं। अब मनुष्य के कुछ अवशेषी अंग कौन कौन से हैं, अकलदाढ़ होगी एक, तो उसका हम आजकल कोई यूज नहीं करते। पूंछ कशेरू का हो गया, ये क्या है, पूंछ का हिस्सा होती थी, लेकिन अब पूंछ नहीं होती तो पूंछ का हिस्सा क्या होगा। कर्ण पल्लव पेशियाँ, ये कान की जो पेशियाँ होती थी बाहरी कान में स्थित होती थी, जो कान हिलाने में मदद करती है, जैसे पशुओं में होती है। ठीक है ना। हमारे में ये अब जो है अनुपयोगी हो गई क्योंकि हम कान नहीं हिलाते अपने। एक होता है कृमिरूप परिशेषिका, ये जो है हमारी सेल्यूलोज पचाने में मदद करती थी। अब हम सेल्यूलोज का कोई भोजन ज़्यादातर करते नहीं है तो ये भी बिना यूज की हो गई। अब एक दूसरी जो बीमारी होती है वो होती है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया क्या होता है, रक्त और अस्थि मज्जा का कैंसर है जिससे शरीर में WBC की मात्रा जो है बढ़ती चली जाती है। ठीक है। अब चलते हैं हम एक मेन बीमारी की तरफ फोकस कर लेते हैं, वो है एड्स। एड्स क्या है,
एक गंभीर बीमारी है जो HIV के कारण होती है। ठीक है, HIV क्या है? HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, यह है वायरस शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जो है उसमें CD4 कोशिका होती है एक, उसको नष्ट कर देती है, जिससे संक्रमण से लड़ने की जो शक्ति होती है हमारे शरीर की वो खत्म होती है। ठीक है, अब ये फैलेगा कैसे कैसे फैलेगा? एक तो तरीका है इसका कि हम किसी इंसान को हमने इंजेक्शन लगाया, उसकी जो उसको एड्स था उसकी सुई दूसरे व्यक्ति को लगा दी तो संक्रमित हो गया दूसरा व्यक्ति भी। दूसरी चीज़, किसी से वीर्य के थ्रू होता है, योनि के श्राव के थ्रू हो जाता है, अगर माँ बच्चे को दूध पिलाती है उसके थ्रू भी फैल जाता है। ठीक है ना। अब इलाज क्या है इसका? इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन ART के थ्रू एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी से HIV को हम इस स्तर को थोड़ा सा जो है नियंत्रित कर सकते हैं। इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है ना। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है लेमार्कवाद। ठीक है, लेमार्कवाद क्या है? लेमार्कवाद के अनुसार जीव अपने जो जीवन काल में पर्यावरण के अनुकूल जो शारीरिक लक्षण अर्जित करते हैं वे पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी संतानों में स्थानांतरित हो जाते हैं। इनका कहने का मतलब है कि हमारी जो हैं हम अपने पर्यावरण से जो भी हमारे शरीर में बदलाव आएंगे वो हमारी पीढ़ी में अपने आप चले जाएंगे। इसे उपार्जित लक्षणों की वंशागति भी कहते हैं। ठीक है, ये सिद्धांत जो है 3 बातों पर आधारित था। पहली है वातावरण का प्रभाव, दूसरी है उपयोग और अनुपयोग, तीसरी है अर्जित गुणों की वंशागति। तो वातावरण का प्रभाव क्या है? पर्यावरण में बदलाव होने पर जीवों की आदतें बदलती है, जिससे सीधा असर उनकी शरीर की बनावट पे पड़ता है। ये बात उन्होंने बोली लेमार्कवाद ने, जिससे नेक्स्ट पीढ़ी में भी वही बदलाव आ जाएगा। उपयोग और अनुपयोग क्या है? जिन अंगों का इस्तेमाल करेंगे वो अधिक विकसित हो जाएंगे, जिनका इस्तेमाल नहीं करेंगे वे लुप्त हो जाएंगे। ये बात भी लेमार्क ने बोली है, ये भी नेक्स्ट पीढ़ी में हो जाएगी। अर्जित गुणों की वंशागति, जीवन काल में किसी अंग या आदत में बदलाव होगा तो वह संतानों को विरासत में मिल जाएगा। ये भी बात लेमार्क ने बोली थी। ठीक है, उन्होंने उदाहरण किसका दिया था? जिराफ की गर्दन का, कि जिराफ जो है पहले उनकी गर्दन जो है छोटी होती थी, फिर उसके बाद में जो छोटे छोटे पेड़ पौधे थे वो कम होते गए, उन्हें ऊपर से पेड़ों पे की टहनी से पत्ते तोड़ने पड़ते थे, उन्होंने अपनी गर्दन को बढ़ाना स्टार्ट किया, इसकी वजह से उनकी गर्दन लंबी हो गई और उनकी संतानों में भी ये जो है चला गया, तो उनकी अब जिराफ की गर्दन जो है लंबी होने लगी है। इस सिद्धांत के गलत साबित करने के कारण क्या थे? जो आधुनिक साइंटिस्ट आए थे, वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने साबित कर दिया कि जो हमारी कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है, दैहिक कोशिका और जो है जनन कोशिका। कि दैहिक कोशिका में जो बदलाव आएगा वो हमारे अनुवांशिक नहीं होता, वो अगली पीढ़ी में नहीं जाता। जनन कोशिकाओं का बदलाव अगली पीढ़ी में जाएगा। ठीक है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे पहलवान है कोई, पूरी ज़िंदगी उसने मांसपेशियाँ बनाई, वजन उठाया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके आने वाला बच्चा भी जो है वो पहलवान हो जाएगा। ठीक है, अब आया डार्विनवाद। यह चार्ल्स डार्विन ने दिया। पुस्तक कौन सी थी इनकी? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये इनकी पुस्तक थी। यह बताता है कि सभी जीव प्रजातियां समय के साथ प्राकृतिक चयन के प्रक्रिया के माध्यम से जो है विकसित हुई है, कि प्रकृति खुद चयन करती है जो उसके अनुकूल ढल जाता है। ठीक है ना। मुख्य सिद्धांत क्या क्या थे इसके? पहला था प्राकृतिक चयन। इसके अनुसार प्रकृति केवल उन्हीं जीवों को चयन करती है जो वातावरण के अनुसार बेहतर रूप से अनुकूलित होते हैं, कि प्रकृति उन्हें को चुनेगी जो वातावरण के अनुसार है, जो नहीं होगा उसे खत्म कर देगी। योग्यतम की उत्तरजीविका, जो अपने पर्यावरण में बेहतर रूप से ढल जाएगा वह जीवित रहेंगे, और जो नहीं ढलेगा प्रजनन कर लेंगे, जो नहीं ढलेगा वो मर जाएंगे। ठीक है ना। जीवन के लिए संघर्ष। अब संघर्ष तो हर स्टेज पे चलेगा लाइफ की। संसाधनों के सीमितता के कारण जीवों में हमेशा संघर्ष चलता है, जिसमें योग्य ही जीवित बचते हैं, जो निर्बल होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। शाखीवंश, सभी प्रजातियां एक समान पूर्वज से उत्पन्न होती है। सभी के पूर्वज मतलब एक समान थे। विविधता, एक प्रजाति के सदस्यों में भी भिन्न विशेषताएं होती है जो वंशानुगत होती है। ठीक है ना। तो आज हम यहीं तक कम रखते हैं इसको। नेक्स्ट टॉपिक हम जो बचे हैं वो करेंगे कल। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।